ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पेशल पॉपुलेशन। स्पेशल पॉपुलेशन मतलब वो लोग, वो कैटेगरी जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से, किसी ना किसी डिजीज से या किसी मेडिसिन से, किसी चोट से कोई ना कोई उनको दिक्कत है। ठीक है, उनके साथ हम नॉर्मल लेवल पे काम नहीं कर सकते जैसे बाकी क्लाइंट्स के साथ करते हैं। तो इस कैटेगरी के साथ हमें बड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है। तो गाइस, आपका मॉड्यूल 5 का चैप्टर 1, सो टेक आउट मॉड्यूल 5 चैप्टर 1। आप अपनी बुक में सबसे ऊपर देखेंगे मॉड्यूल 5 दिखेगा, ऊपर की तरफ मॉड्यूल 5 निकाल के उसका चैप्टर 1 निकाल लीजिए। सो स्पेशल पॉपुलेशन, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रही है, स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस किस कैटेगरी के स्पेशल, कि उनको एक स्पेशल अटेंशन चाहिए, नॉर्मल क्लाइंट से थोड़ा ज़्यादा और स्पेशल अटेंशन चाहिए। सो ये क्लाइंट्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, जर्नल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, जर्नल कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी। गाइज एक मिनट, एक फ़ोन बज रहा है, उसको बंद करूँ, उसकी नॉइज़ आएगी आप सबको, नहीं तो फ़ोन बंद कर दें फटाफट। ओके, सो जनरल पॉपुलेशन मतलब जिनको कोई दिक्कत नहीं है, दे आर फिट टू डू वर्कआउट, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, और उनको हम आराम से अच्छे लेवल का वर्कआउट करा सकते हैं। स्पेशल पॉपुलेशन वो लोग जैसे 60 प्लस को भी हम स्पेशल कैटेगरी में लेंगे क्योंकि उनको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। वो लोग जिनको कोई इंजरी है, इंजरी कुछ भी हो सकती है, इंजरी मतलब चोट, किसी को फ्रैक्चर हुआ होगा, किसी को कुछ, कोई ना कोई इंजरी किसी को रहती है, उनके साथ स्पेशल ध्यान देना पड़ता है उन पे। और वो लोग जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है ना, मेडिकल कंडीशन वाले लोग, वो भी स्पेशल है। तो इन सब लोगों पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, और उनको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट होते हैं। तो क्या वर्कआउट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, उसको समझेंगे, वो उनको करवाएंगे, और उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उस मेडिकल कंडीशन को समझेंगे कि ये मेडिकल कंडीशन है क्या। ठीक है, तो बहुत ही कॉमनली हमारे इस चैप्टर में 18-19 मेडिकल कंडीशंस डिस्कस की गई हैं, जो हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 2, एल्जीमिया। सो नेक्स्ट पेज देखेंगे, दैट इज एल्जीमिया। एल्जीमिया डिजीज ये क्या होती है? एल्जीमिया एक्चुअली एक ऐसी डिजीज है जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड है, जिसके अंदर ब्रेन के एक हिस्सा, जैसे दो हिस्से होते हैं हमारे ब्रेन के, ब्रेन का एक हिस्सा स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, ब्रेन के एक हिस्से के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं, डेड होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से स्क्वीज हो जाता है। अब अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो गाइस, ब्रेन का जो काम है कि आपको सोचना, समझना, सारे फंक्शंस करना, उसमें कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आती है। इस डिजीज़ को होने का कारण क्या है? पहली चीज़, ये डिजीज़ ज़्यादातर 70-80 साल के ऊपर के लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हीं को होगी, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि 70-80 ईयर्स के ऊपर के लोगों को ही होती है, बट कईयों को थोड़ा जल्दी भी होती है। लेकिन इसके रीज़न क्या है, क्यों होती है? एक प्रोटीन है, दिस प्रोटीन नेम इज बीटा एमोलॉइड। बीटा एमोलॉइड का नाम का एक प्रोटीन होता है। जब ये प्रोटीन ज़्यादा अक्यूमुलेट होने लग जाए बॉडी में, स्पेशली ब्रेन में किसी किसी जगह पे अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेन के नर्व सेल्स को मार देता है, ब्रेन के नर्व सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अब आप कहोगे यार बीटा एमोलॉइड प्रोटीन बॉडी में आता कहाँ से है? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आता कहाँ से। नॉर्मल प्रोटीन जो हम लेते हैं, नॉर्मल प्रोटीन जो हमारी बॉडी में जाता है, उस प्रोटीन में से ही ये प्रोटीन बनता है, उसी में से उसका एक पार्ट होता है। तो जनरली बॉडी उसको डिस्पोज ऑफ करती रहती है, लेकिन अगर ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, इकट्ठा होना शुरू हो जाए, और बॉडी डिस्पोज नहीं कर पा रही, तब, और वो भी ब्रेन में, तब ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इस डिजीज में क्या वार्निंग साइंस हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, तो ज़्यादातर ब्रेन से रिलेटेड डिजीज में ना ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे
मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग फिमिलर टास्क, जो डेली बेसिस के टास्क होते हैं ना, फिमिलर टास्क, खाना खाना, चलना फिरना, गिलास उठाना, कप रखना, ये सारे टास्क करने में दिक्कत आएगी। प्रॉब्लम विद लैंग्वेज, बातचीत करने में दिक्कत आएगी। डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, उनको टाइम और प्लेस का नहीं पता चलेगा, क्योंकि माइंड अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें हमें माइंड बताता है ना, हम कहाँ पे हैं, क्या टाइम है, सुबह शाम है। पुअर जजमेंट इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जजमेंट मतलब चलने फिरने में, उतरने में, बैठने में, खड़े होने में जजमेंट नहीं रह पाती। थिंकिंग, थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम्स आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट करेक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता बंदा। मिसप्लेसिंग थिंग, चीज़ें रख के भूल जाना, मिसप्लेसिंग थिंग्स। मूड और बिहेवियर का एकदम से चेंज होना, बार बार जल्दी चेंज होना। चेंज इन पर्सनैलिटी एंड लॉस ऑफ इनिशिएटिव। लॉस ऑफ इनिशिएटिव होता है कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट सा नहीं रहता। तो जनरली ये चीज़ें ऑन अ ओल्डर साइड होती है, बट ऐसा नहीं कि होती है, किसी को होने के चांसेस होते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी उरी मूवी देखी है? उरी में वो उसकी माँ को होती है, वो जो उसकी माँ चली जाती है ना बेचारी, घर से निकल जाती है, वो काइंड ऑफ, हाँ एल्जीमियर, कि आप कुछ किसी और मोड में चले जाते हो, कभी याद आ गया सब कुछ, कभी चला गया, है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों में जनरली ये चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट पेज पे आप डायग्राम भी देख पा रहे हो कि ब्रेन का एक साइड का हिस्सा और दूसरे साइड का हिस्सा कैसे दिखता है। सो एल्जीमियर में एक्सरसाइज करने से क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो किसी को बहुत ज़्यादा लेवल का है तो उसको तो हम एक्सरसाइज घर पे ही बिठा के सब कुछ घर पे ही किया जाता है सारा कुछ, बट वो लोग जिनका स्टार्टिंग है उन लोग को भी हम एक्सरसाइज करा सकते हैं। और एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या होते हैं कि उनकी मोटर स्किल्स, चलने फिरने में ना, जजमेंट, चलना फिरना थोड़ा ठीक ठाक वो मैनेज कर पाते हैं। उनका जो कह लीजिए बार बार जब हम उन्हें एक्सरसाइज कराएंगे, वॉकिंग जॉगिंग कुछ भी कराएंगे, तो वो थोड़ा पैटर्न मेंटेन कर पाएंगे, अपने आप को ठीक से मेंटेन कर पाएंगे, गिरेंगे नहीं। बिहेवियर अच्छा हो जाता है एक्सरसाइज करने से, उनका बिहेवियर और वो मोटिवेशन रहता है। मेमोरी इम्प्रूव करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा सर्कुलेशन ब्लड का जाएगा, जितना आप एक्सरसाइज करोगे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसको रिपेयरिंग प्रोसेस मिलता है ना, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे रहते हैं। तो ये एक हेल्पफुल चीज़ है कि अगर ऐसे इंसान एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। अब बात करते हैं जी एक्सरसाइज क्या करवानी है, कौन सी एक्सरसाइज करानी है। तो ये एक पैटर्न दिया है, अगले पेज पे आप देखेंगे। इस पैटर्न को मैं आपको अच्छे से समझ लीजिए कि मैक्सिमम डिजीज़ के अंदर यही पैटर्न फॉलो होता है एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज ज़्यादातर फॉलो होती है। क्या पैटर्न है? सबसे पहला एक्सरसाइज क्या कह रहा है? लाइट टू मीडियम, लाइट हल्के से और मीडियम तक, हैवी में तो जाना ही नहीं कभी भी, किसी भी स्पेशल पॉपुलेशन के बंदे के साथ हैवी में जाना ही नहीं। लाइट टू मीडियम एरोबिक एक्सरसाइज इस केस में जो है, तो लाइट टू मीडियम को समझ जाइए। लाइट मतलब बहुत हल्का लेवल, वॉकिंग इज लाइट, वेरी स्लो जॉगिंग इज मीडियम, साइकिलिंग इज मीडियम। ठीक है, बैठ के आराम से साइकिलिंग कर रहा है, दैट इज मीडियम। तो वॉकिंग और जॉगिंग या साइकिलिंग इस लेवल की, तो नीचे देखो लिखा हुआ है वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, और एक सबसे ऊपर लिखा है एक्वा एरोबिक्स, एक्वेटिक एरोबिक्स या एक्वा एरोबिक्स। ये क्या होता है? ये इंडिया में बहुत ज़्यादा भी फेमस नहीं है, बट बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइजेज है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये पानी के अंदर एरोबिक्स होता है, स्विमिंग पूल में जहाँ पे 3 फुट पानी के अंदर जाते हैं, और 3 फुट का पानी ना आपके कमर के लेवल तक का पानी होता है, कमर या थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, उस पानी के अंदर मूवमेंट्स की जाती हैं, एरोबिक मूवमेंट्स। क्योंकि पानी में गिरने का खतरा नहीं है, बट गिर के डूबने का खतरा रहता है और गिर गया बेचारा, ऊपर नहीं आया, गोते खा रहा है, तो वो भी दिक्कत होती है। तो इसके अंदर बड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है। 2-3 इंस्ट्रक्टर पानी के अंदर रहते हैं, स्पेशली अगर कोई स्पेशल पॉपुलेशन में लोग हैं, उनके साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं कि कोई गिरे ना। दूसरा, पानी के अंदर करने से मोटिवेशन लेवल, मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है, एक लाइवलीनेस होती है, प्लस देर तक आप कर सकते हो एक्टिविटीज़। तो एक्वा एरोबिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको करना चाहिए, और हम प्लान कर रहे हैं कि यार कुछ स्विमर्स हैं हमारे साथ। अब चैलेंज क्या है, स्पेशली इंडिया में बात करें तो इतने ज़्यादा पूल्स अवेलेबल नहीं है कि आप जगह जगह जाके एक्वा एरोबिक्स करा सको ना, पूल्स कम है। दूसरा, आप किसी भी पूल में जाना है तो आपको मेंबरशिप लेनी है महीने की, थोड़ी महंगी मेंबरशिप्स होती हैं। बट
अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है पूल की, तो पूल के अंदर एरोबिक्स की एक्टिविटीज़ आप करा सकते हो। म्यूज़िक लगेगा बाहर, अच्छे से म्यूज़िक लगा के एक इंस्ट्रक्टर बाहर खड़ा होकर एक्शंस करता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं और 2-3 लोग अंदर पानी में रहते हैं जो उनको सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए कि बाई चांस अगर गिरते हैं तो उनको खड़ा किया जाए, वापस तरीके से किया जाए। उसका एक और तरीका क्या होता है, पूल के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ना रस्सी बांधी जाती है और उस रस्सी के सामने सामने खड़ा किया जाता है कि बाई चांस कोई गिर रहा है या बैलेंस नहीं बन रहा तो रस्सी को पकड़ ले एकदम और अपना बैलेंस बना सके। तो इस तरह की कुछ चीज़ें बड़ी यूट्यूब पे आप देखना, एक्वा एरोबिक्स के वीडियोस देखना, मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ें, आपको खुद को करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो एक्वा एरोबिक्स, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, दीज आर ऑल कार्डियो एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो इस केस में कार्डियो एक्सरसाइज करानी है लाइट टू मीडियम। अगर आप वेट ट्रेनिंग भी कराते हो तो वेट ट्रेनिंग करा सकते हो लाइट टू मीडियम। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब लाइट टू मीडियम, वेट ट्रेनिंग हल्की फुल्की, ताकि उनके मसल्स को एक स्ट्रेंथ हल्का फुल्का रहे। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि उनके प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी करे। ये पैटर्न फॉलो करा सकते हो, मतलब नॉर्मल सारी एक्सरसाइज करा सकते हैं, कार्डियो भी, वेट ट्रेनिंग भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी, बट लाइट टू मीडियम लेवल पर रख के। क्लियर है जी? एल्जीमियर्स क्लियर है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज चैप्टर 3, आर्थराइटिस। ये बहुत कॉमन डिजीज है। ऐसे लोग आर्थराइटिस वाले जिम में बहुत आते हैं, या आपके डे टू डे लाइफ में आपको टकरेंगे, ज़रूर मिलेंगे ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में, आस पड़ोस में, है ना। तो आर्थराइटिस है क्या एक्चुअली? व्हाट इज आर्थराइटिस? आर्थराइटिस एक मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम, मतलब हमारे स्केलेटन सिस्टम की और मसल्स की, जिसमें मेनली स्केलेटन सिस्टम ही होता है, इसकी एक प्रॉब्लम है जॉइंट्स की, स्पेशली जॉइंट्स जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं, ठीक है, जॉइंट्स की। तो इस प्रॉब्लम में होता क्या है, आर्थराइटिस के अंदर मेनली पेन, जॉइंट्स के अंदर पेन, स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन, सूजन, लाल होना, सूजन, एंड डैमेज ऑफ जॉइंट कार्टिलेजेस। जो जॉइंट के कार्टिलेज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। आर्थराइटिस का मतलब यही है, ठीक है जी। जॉइंट्स के अंदर पेन, सूजन, जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज हमने पढ़े थे, जो हड्डी के ऊपर एक कवर होता है कार्टिलेज का, जो हड्डी को कवर करके रखता है, वो कार्टिलेज होते हैं, वो डैमेज हो जाए। तो जनरली ये सब चीज़ें आर्थराइटिस में होती है। अब बात करेंगे कि आर्थराइटिस से दिक्कत क्या आती है। आर्थराइटिस से डेली टास्क परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जॉइंट्स में दिक्कत है तो मूवमेंट में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, उठने बैठने में, कार चलाने में, कार में बैठना उठना, कोई भी एक्टिविटी करोगे जॉइंट्स, जहाँ पे वो जॉइंट मूव करेगा वहाँ पेन आएगी, है ना। तो डेली टास्क परफॉर्म करने में दिक्कत होती है। सो गाइस, आर्थराइटिस 3 तरह के होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स आर्थराइटिस की। तो पहली टाइप की बात करते हैं। आप नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं आर्थराइटिस का, घुटने बने हुए हैं वहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, नॉर्मल वाले के घुटने में ना प्रॉपर जॉइंट है और दोनों जॉइंट्स के बीच में स्पेस है, कार्टिलेजेस हैं प्रॉपर और स्पेस है। सेकंड और थर्ड में आप देखिए, सेकंड में ना वो स्पेस खत्म हो गई, आपस में टकरा रहे हैं दोनों जॉइंट्स। जहाँ पे आपस में दोनों जॉइंट्स टकराएंगे तो पेन आएगा ही आएगा, मूवमेंट करेगा तो पेन आएगा। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या करें, जॉइंट्स में वो जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे सूजन आ रखी है, स्वेलिंग एंड सूजन आ रखी है जॉइंट्स के आसपास। जो जॉइंट्स में सूजन आती है ना, ये सूजन कहीं ना कहीं मसल्स में भी जाती है, मसल्स में भी सूजन आनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि पेन होता है, मूवमेंट करने में पेन होगा, ठीक है। मैं अब बात करेंगे आर्थराइटिस में। वैसे तो मतलब आर्थराइटिस एक डिजीज का नाम नहीं है, एक पूरे देयर आर 100 डिजीज, 100 से ज़्यादा डिजीज है आर्थराइटिस के अंदर ही कवर होती हैं। आर्थराइटिस के अंदर ही 100 से ज़्यादा डिजीज कवर होती है, बट 95%, मतलब अगर हम 100 में से 95% डिजीज बोलें तो 3 डिजीज होती हैं। वो कौन सी है, जो ज़्यादातर नॉर्मली कॉमन लोग इससे गुजरते हैं। तो ये 3 टाइप के आर्थराइटिस में सबसे पहले आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेकेंड इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड थर्ड इज गाउट, ठीक है। ये 3 तरह के 90% आर्थराइटिस कवर हो जाता है, 95%, रूमेटॉइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट। सो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है गाइस? ऑस्टियोआर्थराइटिस वो कंडीशन है जहां पर
हड्डियों के कार्टिलेजेस खत्म हो गए। ठीक है, दो जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है, जो हड्डी को कवर करते थे, वो कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब इन कार्टिलेजेस की वजह से ना मूवमेंट ईजी होती थी करने में, मूवमेंट करने में ना आसानी होती थी। बट अगर ये खत्म हो जाए तो फिर क्या होता है, हड्डियों से हड्डियां टकराएंगी और पेन होगा। आप समझ लीजिए जैसे ना बात करते हैं, जैसे बेरिंग होता है, बेरिंग में ना अंदर एक राउंड सी चीज़ होती है, उसके ऊपर ना छोटे छोटे गोल गोल वो होते हैं, राउंड से दाने होते हैं बहुत सारे, उसके ऊपर एक दूसरा बेरिंग होता है। तो ये बेरिंग चलता है किसकी वजह से, और राउंड राउंड छोटे छोटे की वजह से। अगर वो राउंड राउंड खत्म हो जाए तो मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी ना, और आपस में क्या होगा, दोनों टकराएंगे, कच कच करेंगे, मूवमेंट नहीं हो पाएगी। वही सेम चीज़ है कि हमारे जो हड्डियाँ हैं, हड्डियों के ऊपर जो हमारे कार्टिलेजेस है, वो बेसिकली मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो मूवमेंट करने में दिक्कत है, पेन आती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सिंपली आपको बताता है कि कार्टिलेजेस ब्रेक हो गए हैं, घिस गए हैं, खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में पेन आ रही है, मूवमेंट, जॉइंट्स में पेन आती है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सूजन, पेन, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, वो ज़्यादा मोशन, ज़्यादा प्रॉपर ढंग से नहीं चलेंगे, हल्का हल्का कदम रखेंगे, छोटे छोटे कदम रखेंगे, और ग्रिप, जो जॉइंट की ग्रिप है वो भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। ये दिक्कतें आती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अब बात करते हैं रियोमोटॉइड, रियोमोटॉइड आर्थराइटिस, ये क्या होता है। सो गाइस, रियोमोटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। व्हाट आर ऑटो इम्यून? हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो भी बाहर से बैक्टीरियाज, वायरसेस हमारे पास बॉडी में आते हैं, उनको मारता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि यही इम्यून सिस्टम अपने ही अगेंस्ट काम करने लग जाता है, बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगा, बॉडी के गुड सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक मीन्स उसको लगता है कि यार ये शायद फॉरेन बॉडी है, बाय मिस्टेकन वो अपने ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है और उनको मारना शुरू कर देता है, जिससे कि वो सेल्स, वो जगहें कमज़ोर हो जाती हैं। तो कभी भी जब हम ऑटो इम्यून डिजीज़ का जिक्र करें, बहुत सारी होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिजीज़ होती हैं। तो ऑटो इम्यून का यही मतलब है कि बॉडी का, उस इंसान की बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो यहाँ पे ये जो डिजीज़ है ये जॉइंट से रिलेटेड है। तो यहाँ मतलब जॉइंट्स में ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जॉइंट्स के अंदर उस इंसान का इम्यून सिस्टम जॉइंट्स को खा रहा है, ख़त्म कर रहा है एक तरह से। तो कैसे करता है? सो ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर ये वहाँ के आसपास के टिश्यूज़ को, सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ टिश्यूज, सेल्स के अंदर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पेन, ये सब चीज़ें आनी शुरू होती हैं। क्लियर है व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? इम्यून सिस्टम होना इज़ वेरी गुड, बट कहीं कहीं किसी किसी केस में ये उसकी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देता है किसी पर्टिकुलर जगह पे, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है जी। सो दिस इज रिमोटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट इज गाउट। गाउट क्या होता है? सो गाइस, गाउट के अंदर क्या होता है, कुछ क्रिस्टल्स बनने शुरू होते हैं। क्रिस्टल इन द सेंस कि बॉडी के अंदर जैसे वो किडनी में स्टोन बनता है ना, अपने आप बन जाता है स्टोन, ऐसे ये क्रिस्टल्स बोला जाता है इनको। जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं, कुछ ऐसी सख्त चीज़ें बनती हैं। अब जॉइंट के अंदर कोई चीज़ फंस जाए तो एकदम से पेन तो होगा ही होगा, मूवमेंट करने में क्रिस्टल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो पेन होगा। तो ये वो चीज़ है, क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं जॉइंट्स के आसपास, जॉइंट्स में, जिसकी वजह से पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सब दिक्कतें आती हैं। इसमें भी कंडीशन यही होता है कि ये जो क्रिस्टल्स बनते हैं, पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन करते हैं, डिक्रीज जॉइंट मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगा, है ना। तो ये सारे आसपास के टिश्यूज़ को भी वीक कर देते हैं, तो ये दिक्कत आती है। अब भैया ये सारी दिक्कतों की वजह से, चाहे इनमें से कोई भी हो, ये कहीं ना कहीं जॉइंट्स की मूवमेंट में दिक्कत कर रही है प्रॉब्लम। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में दिक्कत कर रही है। अब अगर जॉइंट्स में, और स्पेशली सबसे बड़ा जॉइंट जो हमारा वेट बेरिंग करता है, कौन सा होता है? नी, घुटना। हमारी पूरी बॉडी का वेट ले रहा होता है
है ना, और उसी में ज़्यादातर ये दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे ना होगा भी तो ज़्यादा फील नहीं होता, बहुत हल्का फील होगा। एल्बो वेल्बो की जॉइंट्स में ऐसा कुछ फील नहीं होता, कभी नहीं होता। तो जॉइंट्स में ज़्यादातर नीज में ही सबसे ज़्यादा जॉइंट जो होती है दिक्कत आती है। तो यार इसमें लोगों को चलने फिरने में वैसी दिक्कत है, अब उनको एक्सरसाइज क्या कराएं, है ना। उनको चलने फिरने में दिक्कत है, उनको एक्सरसाइज कराने में दिक्कत है। तो इस केस में वाटर बेस्ड एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होती है, वाटर बेस्ड। क्योंकि पानी के अंदर एक तो उनका वेट बेरिंग कम हो जाता है, बॉडी का वेट ना कम कम महसूस होता है, घुटनों पे जॉइंट पे कम लोड जाता है। तो आप उनको इतने पानी में, चेस्ट लेवल के पानी में अगर मूवमेंट कराएंगे तो घुटनों पे वेट नहीं आता। आप देखो पानी में कभी जाओ ना, आराम से चलती है बॉडी, आराम से उछलती है। तो पानी के अंदर वेट बेरिंग जितनी भी एक्सरसाइज है वो कराई जाए, बहुत अच्छा है। योगा से होगा, योगा भी हेल्पफुल है। पिलाटेस, सो योगा पिलाटेस बेसिकली क्या है, दीज आर मैट एक्सरसाइजेस, कि मैट के ऊपर मूवमेंट कम हो और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कम मूवमेंट में स्ट्रेंथनिंग की जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की जाए। लो इम्पैक्ट कार्डियो, लो इम्पैक्ट कार्डियो क्या होता है, जब आप जॉगिंग करते हो, व्हेन यू डू जॉगिंग, तो भागते ही ना, जैसे हम भाग के पैर रखते हैं तो घुटनों पे इम्पैक्ट आता ही आता है। चलने में भी घुटनों पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। चलने में जब हम एक कदम उठाते हैं, चलते हैं या भागते हैं, तो घुटनों पे इम्पैक्ट आता ही आता है। अब लो इम्पैक्ट जिसमें घुटनों पे इम्पैक्ट ना है, कौन सी हो सकती है, साइकिलिंग, ठीक है। वो भी कौन सी, एक तो सिंपल स्पिन बाइक आती है और एक साइकिलिंग आती है, एक साइकिलिंग आती है जिसमें ना आगे की तरफ पैडल होते हैं, आगे की तरफ पैडल रख के मारे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया क्रॉस ट्रेनर्स। क्रॉस ट्रेनर्स में ना मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट ऐसे चलती है, उसमें जर्क नहीं आता घुटनों पे। क्रॉस ट्रेनर्स आर ऑल्सो गुड। तो ट्रेडमिल नहीं कराना, वॉकिंग जॉगिंग नहीं करानी, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, वाटर बेस्ड एक्सरसाइजेस, योगा। फिर आपका जितने भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। व्हाट आर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ये वो एक्सरसाइज है जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती बट मसल के ऊपर पूरा स्ट्रेन होता है, मसल के ऊपर जोर पड़ता है, मसल स्ट्रांग होता है। जैसे होल्डिंग, होल्ड वाली एक्सरसाइज, जैसे स्क्वाड पोजीशन में होल्ड करना, वॉल स्क्वाड, दीवार के साथ स्क्वाड पोजीशन में बैठे और होल्ड किया, तो आपकी थाइस पे क्या आता है, इम्पैक्ट आता है ना थाइस पे, सिर्फ होल्ड करने में। बार बार आप स्क्वाड मारोगे तो बार बार घुटने का जॉइंट मूव करेगा, तो पेन होएगी। तो हमें क्या करना है भैया, एक बारी बस आप बैठ जाओ और होल्ड करो 10, 20, 15 सेकेंड। फिर जब आपसे नहीं होल्ड हो रहा, खड़े हो जाओ। तो इस चीज़ से क्या होता है, हमारे घुटनों के आसपास के मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर जब मसल स्ट्रांग होंगे तो हमारे घुटना वेट नहीं, घुटने पे वेट नहीं आएगा, मसल्स वेट ले लेते हैं, थाई के मसल्स वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी का। तो वेट जैसे जैसे मसल्स में जाएगा, घुटने पे लोड नहीं आएगा। हमारा मेन काम क्या होता है, घुटने के आसपास के मसल्स को स्ट्रांग कर देना, ताकि घुटने पे वेट ना आए, और घुटना फिर रिपेयर होता है, जल्दी रिपेयर होता है। लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब लाइट वेट ट्रेनिंग, कि हल्का फुल्के वेट के साथ आप ट्रेनिंग कराओ। बट ध्यान रखो, जब भी जॉइंट्स में दिक्कत है, जॉइंट्स में दिक्कत है तो ऐसी ट्रेनिंग करानी है कि जॉइंट्स की मूवमेंट कम से कम हो, ठीक है। आइसोमेट्रिक मतलब होल्ड वाली, होल्ड करने से जिसमें पावर है। तो आपका वॉल स्क्वाड हो गया, नॉर्मल स्क्वाड हो गया, किसी चीज़ को पकड़ के स्क्वाड्स कर लिए, आप बैठ के टांगे सीधी कर ली, दोनों टांगे सोफे बैठे और सीधी करके होल्ड करके रखा, तो उसको होल्ड करने में भी थाई पे इम्पैक्ट आता है ना। अपने बेड के ऊपर बैठे हैं, टांगे सीधी करके, दोनों घुटनों के नीचे ना मोटा सा टॉवल रोल करके रख लिया। टॉवल रखने के बाद घुटनों से दबाया जाए, घुटनों से उसको दबाओ। तो जब उसको घुटनों से दबाओगे, प्रेशर दोगे, तो यू विल सी के थाई के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ना, ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को पता है कि मुझे जॉइंट मूव नहीं कराना, मुझे ऐसी एक्सरसाइज करानी है कि विदाउट मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स आसपास के मसल्स पे लोड आए। तो ये वो एक्सरसाइज होती है आइसोमेट्रिक, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हो किसी भी जॉइंट के लिए, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस फॉर नी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज फॉर बैक। तो नंबर ऑफ एक्सरसाइज आ जाएंगी जो आपने की होती हैं, आपको आती हैं, आप कर सकते हो आराम से। क्लियर है। सो गाउट, 3 तरह के आर्थराइटिस हो गए। फर्स्ट रिमोटॉइड जो ऑटो इम्यून होता है, सेकेंड ऑस्टियोआर्थराइटिस
जो बेसिकली जॉइंट्स के आसपास की जो कार्टिलेजेस है उनको ख़त्म कर देते, उसमें ख़त्म हो जाते हैं। एंड थर्ड इज़ गाउट, गाउट जहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं जॉइंट्स पे। क्लियर है जी? ओके, सो गाइस 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, ठीक है? जस्ट गो थ्रू दिस। हमने अभी तक सेकंड थर्ड आपके साथ आर्थराइटिस और एल्जीमिया डिस्कस किया है। जस्ट गो थ्रू इट कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। एंड आफ्टर 5 मिनट्स विल स्टार्ट नेक्स्ट 2 चैप्टर और ले लेंगे। एस्थमा 2 या 3 डिजीज जो भी ले सकते होंगे वो साथ साथ लेते हैं। तो 5 मिनट में वापस रिकनेक्ट करते हैं क्योंकि ये सेशन ख़त्म होने वाला है। तो अभी टाइम हुआ है 12:35, तो 12:40 पे आपका लिंक दोबारा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? सो लेट अस कनेक्ट एट 12:40। ओके, अलीशा यार पानी दे दे यार एक गिलास। ओ लिशी प्लीशी, ओ पानी दे दे यार, ओ गिलास सूख गया भाई। अरे वो दे अबे